तुहरा दूधवा के नीक न दियाई रे माई, तुहरा ममता में सागर ना समय रे माई। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का पार्ट 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका केमिकल एनर्जी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो शब्द मिले हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का अर्थ हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा, और ये केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। दोनों आपस में संबंध है, यानी कि अब इसका परिभाषा समझते हैं। वैद्युत रसायन में क्या होता है? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। यानी कि एक रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा को कैसे रासायनिक में बदलते हैं और दोनों में क्या संबंध होते हैं, इसी को कहा जाता है वैद्युत रसायन। आइए इसका परिभाषा समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। अभी ना बताएं हम कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे, दो सेल पढ़ेंगे। पहला सेल क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। इस तो वैसे सेल जो अपने से हो रहे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब कि वैसा सेल जो अपने में हो रहे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। इससे क्या कहता है? देखिए, इसका नाम और भी है। इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टनीय सेल भी कहा जाता है। मतलब कि वैसा सेल जिसमें अंदर में विलयन भरा हुआ या कोई पदार्थ भरा हुआ और उसमें कोई रासायनिक क्रिया होती है और उससे विद्युत निकले यानी कि विद्युत ऊर्जा निकले, तो उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। इससे क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टनीय सेल भी कहा जाता है। दूसरा हमारा सेल है वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए परिभाषा, वैसे रासायनिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब वैसे सेल जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह विद्युत ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, तो उससे कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। हम दोनों को चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं, इनमें दोनों में कुछ अंतर है। यानी कि यहाँ वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है, देखते हैं। पहला हमारा है, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये परिभाषा हम लोग जाने कि क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब फिर समझिए कि यह जो है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल जो है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो अपघटनी सेल है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा धारा उत्पन्न होता है। अब देखिए ना,
ये सेल जो होता है बेहद रासायनिक सेल, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासों में, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। तो इसमें जान जाइए आपका कि ऑक्सीकरण मतलब होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण का समझ लिया। ऑक्सीकरण का अर्थ हुआ, ऑक्सीकरण का अर्थ हुआ कि कोई धातु से इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग, निकलना या त्यागना, ठीक है ना। यहाँ देखिए ना, और उसके बाद क्या हुआ, अवकरण या अपचयन, इसको अपचयन या इसको बोलते हैं अवकरण। अवकरण मतलब धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यहाँ दिखे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ होती है। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगा, तो यानी कि से इलेक्ट्रॉन निकले, यानी धातु से इलेक्ट्रॉन निकले, त्याग हो और ग्रहण हो, तो इन दोनों को ही क्या कहता है, यहाँ कहा जाएगा, दोनों को ही कहा जाएगा रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने क्या बताया कि इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा धारा उत्पन्न होता है, मतलब ये दोनों क्रियाएं सेल में होती है जिससे क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। चलिए इसमें इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया पाई जाती है, मतलब कि इसमें अस्वतः माने रेडॉक्स अभिक्रिया होती भी है तो स्वतः नहीं होती है, इसमें कराया जाता है। चलिए इसमें यह अलग अलग बेहद अपघटनी विलयनों द्वारा होता है, मतलब कि आगे हम समझाएंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग विलयन में डाले जाते हैं, यानी ऐसे सेल में 2 विलयन होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समान विहित अपघटनी विलयन में होते हैं, मतलब कि इसमें एक ही विलयन होता है और उसी विलयन में इलेक्ट्रोड डालने होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड चलिए समझते हैं। आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, एगो प्लस का एगो माइनस का होता है ना जी, तो उन्हीं प्लस माइनस को क्या कहता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड को होते हैं 2 होता है, एगो होता है एनोड और एगो होता है कैथोड। एनोड होते हैं और होता है कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड जो होते हैं, ठीक ना, ये डैनियल सेल, यानी कि इसका उदाहरण होता है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के लिए हमारा क्या होता है, डैनियल सेल के लिए एनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और कैथोड के लिए धनात्मक। चलिए समझते हैं। यह अलग अलग विलयन के होता है, यह समान होता है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। लवण सेतु क्या होते हैं, अभी नहीं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसमें कि अलग अलग वैध अपघटनी होते हैं। तो अलग अलग वैध अपघटन होता है, विलयन अलग अलग होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, दोनों विलयन को परिपथ पूरा करने के लिए एक सेतु होता है, यानी ब्रिज जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है, क्या कहता है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आपको समझा देंगे हम, जब हम डैनियल सेल पढ़ाएंगे उसमें आपको समझा देंगे कि इसमें लवण सेतु क्या होता है। इसमें कैथोड धनात्मक तथा एनोड ऋणात्मक होता है, किसके लिए जी, बहुत रासायनिक सेल के लिए। क्या होते हैं, बहुत रासायनिक सेल के लिए। इसमें कैथोड धनात्मक, एनोड क्या होते हैं, ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, एनोड क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चलिए आपको फिर से समझा दे रहे हैं एक बार कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, हम लोग बैटरी देखे हैं, बैटरी में क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं और उन्हीं दोनों पॉइंट को क्या कहता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एनोड एवं कैथोड। तो हमने जब आपको यह पढ़ाएंगे बहुत रासायनिक सेल का एक उदाहरण, तो उसमें देखिएगा कैथोड धनात्मक और एनोड क्या होंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कैथोड ऋणात्मक और एनोड धनात्मक होता है। ये आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए, आगे हम समझा रहे हैं।
तो चलिए हम लोग अब डेनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डेनियल सेल में क्या होता है कि एक ये जो होता है छड़, ये होता है जिंक धातु का। किसका जी? इसमें क्या होता है, जिंक धातु का छड़ होता है ना। और उसी के विलयन में डाला होता है क्या, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला गया होता है। ठीक है। और दूसरा एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रोड जो होता है ये होता है कॉपर धातु का। इसका जी कॉपर का छड़ होता है और इसी के विलयन में डाला होता है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। दोनों को डाल दिया जाता है। ठीक है। दोनों को डालने के बाद क्या किया जाता है कि इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। क्या है जी? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है कि थोड़ा सा आगे अल्प धारा भी प्रवाहित होगा ना तो क्या होगा, इसमें से धारा जाएगा, यानी कि ये विक्षेपित होगा। ठीक है। अब ये डेनियल सेल में क्या होते हैं, पहला एक भाग होता है जिसमें क्या होता है कि एक धातु की छड़ जिसका नाम है जिंक धातु के, और उसी के विलयन जिंक सल्फेट में क्या होता है, भरा डाला गया होता है। दूसरा होता है यहाँ पर जो पाथ होता है उसमें कॉपर का छड़ होता है और उसी के विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया होता है। ठीक है। इसको अब यहाँ देखिए, ये जिंक धातु है। ठीक है ना। तो जिंक धातु में होता यहाँ पर क्या है कि जो Zn है वो क्या करता है, जब डालेंगे इसमें से तो अपना एक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकालेगा। अब यहाँ से Zn इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसमें जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक ना। तो देखिए पहले देखिए परिपथ पूरा है, नहीं इधर जाएगा लेकिन आ नहीं रहा है, तो इसको परिपथ को पूरा करने के लिए एक लवण सेतु बनाते हैं। क्या जी? लवण सेतु। ये हमारा क्या हो गया जी, लवण का सेतु। लवण सेतु क्यों बोलते हैं, लवण में नमक, ये होता है लवण सेतु या ब्रिज कहिए। ये KCl होता है, KCl होता है, KNO3 होता है, कोई भी होता है। ये क्या काम करता है आगे बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए यहाँ पर जो होता है ये जो होता है परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं इसको जेल लगा होता है, इसका नाम है बड़ा बहुत ही प्यारा नाम है जिसका नाम है अगर अगर जेल। यहाँ लगा होता है दोनों में अगर अगर जेल। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले देगा, इसका नाम है ब्रिज का नाम है अगर अगर जेल। चलिए अब आप देखते हैं तो इसमें क्या होती है, इसमें अभिक्रिया कैसे होता है। जीरेन धातु डाला गया है, तो जब डालते हैं जीरेन धातु के छड़ को तो ये अपना इलेक्ट्रॉन विलयन में त्याग करता है। तो जीरेन धातु त्याग करेगा तो जीरेन क्या होगा, धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ से जीरेन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना आरंभ किया तो बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए और इधर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण इधर पड़े होगा। ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ स्वागत करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जी, कॉपर धातु है। तो कॉपर धातु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेगा तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से ये विलयन डाला गया है CuSO4, तो ये टूटता है कौन सी में, ये दोनों टूटते हैं Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है। यहाँ देखिए जब यहाँ विलयन डाले हैं तो किसी विलयन में डाला जाता है
तो जब ये टूटते हैं Cu2+ में और SO4- में, तो यहाँ का जो Cu2+ ये आयन के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ ग्रहण करेंगे तो यहाँ अभिक्रिया होगी। देखिए Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, ये हमारा सॉलिड था, ये एक्वस में बदल गए। ठीक है, ये हमारा एक्वस है और 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे Cu में क्या होते हैं, सॉलिड में बदल गए। अब देखिए फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इधर से इधर नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो इसको बोलते, यहाँ पर होता है हमारा, इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण हुआ, और यहाँ पर इसमें क्या हुआ जी, अवकरण हुआ। अवकरण हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अवकरण हुआ। अब यहाँ देखिए ये हमारे हो गए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या क्या कहते, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर होगा एनोड, एनोड, और ये होता है कैथोड। देखिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी कि त्यागेगा, उसको बोलेंगे एनोड। ये इलेक्ट्रोड है ना, एनोड बोलेंगे, और ये क्या है, कैथोड। और देखिए गैल्वेनो, ये होता है डायनेमिक सेल में, डेनियर सेल में एनोड होता है माइनस और ये होता है प्लस। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ये जिंक धातु के विलयन, जिंक के छड़ को जब विलयन में डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जिंक धातु से जिंक क्या होता है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अब ये त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में होकर यहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, अब फिर यहाँ से जो कौन स्वागत करेगा जी, यहाँ पर Cu2+ इसको स्वागत करेगा, लेगा और कॉपर में आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, इस तरह से क्या होता है, फिर यहाँ से परिपथ होते हैं, पूरा होता है और इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं और धारा प्रवाहित होते रहता है। अब होता ये है, देखिए यहाँ परिभाषा देखिए, गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित किया जाता है, उसे गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल कहा जाता है। देखिए सर्वप्रथम वोल्टा ने इस सेल की खोज किए थे, इसलिए इसे वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। यानी कि इस सेल की खोज सबसे पहले वोल्टा ने किए थे, इसलिए इस सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। चलिए बनावट क्रिया भी समझते हैं पहले। इस सेल में एक जिंक धातु का छड़ एनोड होता है। देखिए यहाँ पर ये जिंक धातु का छड़ है, इसको क्या बोलेंगे, एनोड होता है। जिंक धातु के छड़ को उसके विलयन में जिंक सल्फेट के तथा कॉपर धातु को, देखिए यहाँ पर कॉपर धातु उसके विलयन में CuSO4 में डालता है। यहाँ जिंक धातु के छड़ को उसके विलयन जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट में डालते हैं, और कॉपर धातु के छड़ को उसके विलयन कॉपर सल्फेट, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। इस सेल में जिंक धातु के छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ देखिए ऑक्सीकरण दिखाए थे हम कि जिस पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी त्याग हो उसमें ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो, संयोग हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अवकरण। ऑक्सीकरण तथा कॉपर धातु को अवकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। इससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिंक धातु से छड़ कॉपर धातु को होता है, यानी जिंक धातु से कॉपर धातु की होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इधर से उधर होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो लेकिन धारा का प्रवाह क्या होगा, इधर से उल्टा होगा। धारा का प्रवाह उधर से इधर, धारा का प्रवाह उल्टा होगा। यानी कि फिर समझिए, जब जिंक धातु से
धातु के छड़ से कैथोड यानी कि कॉपर धातु के छड़ की ओर होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो धारा क्या होंगे, इधर से आएंगे, यानी धारा का दिशा क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर, यानी कि कॉपर धातु के छड़ से जिंक धातु के छड़ की ओर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं होता है अर्ध सेल क्या होते हैं। देखिए अर्ध सेल क्या होते हैं समझिए। देखिए ना, यहाँ में जो ये बना हुआ है डेनिया सेल, इसमें दो भाग है, यह एक पहला भाग, ये पहला दूसरा भाग। तो इसमें प्रत्येक भाग को एक अर्ध सेल कहते हैं, यानी कि अर्ध सेल कहते हैं। देखिए डेनिया सेल में दो भाग होते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग को अर्ध सेल कहते हैं, अर्थात एक डेनिया सेल में दो अर्ध सेल होते हैं से मिलकर बना होता है। देखिए एक डेनिया सेल हो गया, इसमें दो भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, इसमें प्रत्येक भाग को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अर्ध सेल कहा जाता है। ठीक है, अब अर्ध सेल देख, पहला ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये हमारा ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आधा पर के, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, तो लिखा है डेनिया सेल के जिंक छड़ वाले भाग को ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसमें होने वाली अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ना, इस जिंक धातु के छड़ वाले भाग को कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, और इसमें जो अभिक्रिया होती है उसी का नाम है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया इसमें क्या हुई, तो इसमें यही अभिक्रिया हुई कि जिंक धातु का जो छड़ है वो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अभिक्रिया का निरूपण ऐसे कर देंगे, इससे ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया का निरूपण क्या करेंगे जी, तो Zn, ये सॉलिड है जी, यानी कि ठोस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा Zn और 2+, ये एक अवश्य में बदल गया, विलियम बदल गया, और दो गो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, इसको अब देखिए दूसरा होता है अवकरण अर्ध सेल। ये अवकरण यानी कि डेनिया सेल के कॉपर छड़ वाले भाग को अवकरण अर्ध सेल कहते हैं, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस पर क्या होती है, इस अभिक्रिया में जो होता है हमारा अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे होती है, इसका निरूपण अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया का निरूपण कैसे किया जाता है। तो इस अवकरण अर्ध सेल में देखिए क्या होता है, Cu2+ जो एकवश है, ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया तो, और क्या होगा, Cu कॉपर में क्या हो गया, सॉलिड में बदल गया। तो इसको बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया का, अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया का निरूपण बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया क्या होता है जी, चलिए सेल जो अभिक्रिया होता है, तो इस पूरे सेल में दो अभिक्रिया हो रही है, एक साइड ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, एक अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। और जब दोनों को जोड़ दी जाए, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित हो, तो उसको बोलते हैं सेल अभिक्रिया। अर्थात इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया के योगफल को क्या कहते हैं, योगफल को सेल अभिक्रिया कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब सेल अभिक्रिया को कहते हैं, फिर एक बार समझते हैं। बोलेंगे कि
ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया और अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया के योगफल को क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया। अब इसका हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो यहाँ लिख दीजिए एनोड और यहाँ पर देख कैथोड। चलिए देखिए एनोड पर क्या अभिक्रिया हुआ जी, यानी कि हमारा ऑक्सीकरण और सेल अभिक्रिया क्या हुआ? तो हमारा Zn धातु था, ये दूगो धातु में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया Zn2+ में, और क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें क्या अभिक्रिया हुआ, यानी कि अवकरण और सेल अभिक्रिया क्या हुआ? तो Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और Cu2+ क्या हुआ सॉलिड में बदल गया। जब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। ये बचेगा Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, इधर बचेगा हमारा Zn2+ एक्वस और Cu का हो गया सॉलिड। इसी को बोलते हैं सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया का निरूपण, यानी कि सेल अभिक्रिया तो ये हो गया हमारा समीकरण हो गया, लेकिन सेल अभिक्रिया का निरूपण यानी दिखाया क्या जाता है? चलिए इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है? सेल अभिक्रिया को दिखाने के लिए, ठीक है ना, सेल अभिक्रिया को दिखाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं एनोड। एनोड यहाँ होता है सेतु और ये हमने दिया कैथोड। ठीक है, एनोड में क्या घटना हुई? तो Zn था सॉलिड, क्या बदल गया जी? Zn2+ में बदल गया। ये हमारा सेतु हो गया, डबल हो गया, सेतु हो गया। इस इधर क्या था? Cu था और ये बदल गया कौन सी? Cu2+ में, सॉरी Cu2+ था, बदल गया जी Cu सॉलिड में। ये सॉलिड था, ये एक्वस में बदल गया और ये एक्वस था तो सॉलिड में। इसी को बोलते हैं यानी कि सेल का निरूपण, सेल का निरूपण ये हो गया। चलिए अब देखते हैं ये अभिक्रिया कब तक होती है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है आपका, देखिए ये जो अभिक्रिया होती है, Zn धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा? कटना आरंभ होगा और कट के क्या होगा? इस विलयन में Zn धातु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चले जाएंगे। इधर से क्या होगा? जो Cu2+ है यहाँ देखिए, तो ये आकर के इसमें इकट्ठा होगा। कैसे होता है देखिए, ठीक है ना। जब आपको हम लवण सेतु को पढ़ाएंगे तो बता रहे हैं। देखिए लवण सेतु क्या करता है? लवण सेतु क्या होता है? एक परिपथ को पूर्ण करता है। यानी पहला कार्य क्या होता है कि लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है। यानी देखिए जब तक ये सेतु नहीं रहेगा तो परिपथ पूरा होगा नहीं, धारा प्रवाहित होगा नहीं। दूसरा कहता है कि ये वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। चलिए कैसे बनाए रखता है थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो यहाँ से निकल गया तो यहाँ Zn2+ की संख्या क्या होगी? अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए Zn2+ इसमें है ना, यहाँ Zn2+ पूरा भर जाएंगे तो इसको बैलेंस कौन करेगा? तो यहाँ देखिए Cu है ना, K+ में और Cl- में टूटता है। क्या होता है? K+ में और Cl- में टूटेंगे। तो यहाँ का देखिए, यहाँ Zn2+ की संख्या अधिक है। एक बार समझिए, यहाँ Zn2 की संख्या क्या होगा? अधिक होगा क्योंकि टूटे हुए हैं। तो यहाँ Cl- है तो क्या होगा? यहाँ पर Zn2+ और क्या होगा? Cl2- आकर ZnCl2 बना दिए। ठीक है ना।
ये क्या होगा ZnCl2, और ये ZnCl2 क्या होता है नीचे क्या होता है बैठ जाता है। ठीक है, अब यहाँ इधर देखिए, जब यहाँ Cu2+ और SO4 माइनस टूटे थे तो Cu2+ की संख्या अधिक थी, यहाँ कम हो गया, लेकिन SO4 अधिक था। ठीक है ना। अब SO4 यहाँ का और यहाँ K, तो यहाँ का जो K प्लस SO4 माइनस जो होता है 2 माइनस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इन दोनों को मिलाने से बनता है K2SO4, और ये भी क्या होता है सॉलिड, ये भी नीचे क्या होते हैं बैठ जाते हैं। तो हमारा फायदा क्या हुआ, यहाँ पर जो आ रहे थे आयन Zn2+ अधिक हो रहा था, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर, यहाँ पर उदासीनता को बनाए रखने के लिए Cl- आया, और Cl- जो हुआ हमारा Cl जो माइनस है Zn2+ से, यानी कि Zn2+ से अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाया और ये ठोस में बैठ गया। और यहाँ का जो SO4 माइनस जो आयन अधिक है वहाँ K+ जो संयोग किया और ये भी सॉलिड गया, और नीचे क्या होंगे सॉलिड में बदल गया और नीचे बैठ गए। और इसका क्या होता है कि अभिक्रिया इससे बैठने से क्या होता है कि उदासीनता बनी रहती है और परिपथ में का धारा प्रवाहित होते रहता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है कट जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर जो कॉपर सॉलिड है ये इकट्ठा होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।